तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की गई है। तो इनको जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, साथ ही इनको विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने अपने संविधान में कहाँ से लिए थे? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे। अब बात आती है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह भारतीय संविधान में कौन से समाज की रचना करते हैं? तो ये समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन किन सिद्धांतों का सम्मिश्रण है? तो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश देते हैं। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश कौन देता है? भारतीय संविधान का भाग 4 देता है। जो नीति निर्देशक तत्व रहते हैं इनको आप किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जो BM अम्बेडकर हैं, राव साहब, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की है, उन्होंने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए एक अनूठी विशेषता कहा है। तो अनूठी विशेषता किसके लिए कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कहा है। और किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो इनको अब देख लेते हैं ट्रिक, जो कि इस वीडियो में 3 ट्रिक हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और मेरी गारंटी है कि आपको आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक बहुत ही आसान तरीके से याद होने वाली है। तो सबसे पहले आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? जो परिभाषा है किसकी? न्यायालय की। वह लोक कल्याण के लिए कहाँ पर? समान निःशुल्क कहाँ दी जाएगी? ग्राम पंचायतों में दमन के लिए दी जाएगी। तो परिभाषा किसकी? न्यायालय की। लोक कल्याण के लिए समान और निःशुल्क दी जाएगी ग्राम पंचायतों में दमन के लिए। तो ट्रिक के माध्यम से सिर्फ आपको एक शब्द ही कनेक्ट करना है, जिससे आपको ये पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे और अगर ये परीक्षाओं में आते हैं तो गारंटी है कि आपसे 100% आंसर सही होगा। तो परिभाषा से आपका अनुच्छेद 36 आ जाएगा, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। उसके बाद न्यायालय, तो न्यायालय से आपका अनुच्छेद 37 आ जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो न्यायालय शब्द आ रहा है ना, ऐसे ही अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिलहाल में यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद लोक कल्याण, तो लोक कल्याण से आपको क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 38 आ जाएगा। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। तो इसमें भी लोक कल्याण आ रहा है। मैंने आपको कहा है कि आपको सिर्फ एक ही शब्द कनेक्ट करना है। जो आर्टिकल में मुख्य शब्द है मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, जो आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट समान, तो समान से आपको क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 39 आ जाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। साथ ही संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। इसके बाद निःशुल्क, तो निःशुल्क से आपका क्या आ जाएगा, 39 का आ जाएगा। 39 का क्या कहता है कि आपको निःशुल्क विधि सहायता मतलब कानूनी सहायता दी जाएगी। आपको मैंने ट्रैक में बिल्कुल जो मुख्य शब्द है वह मेंशन किया हुआ है, बार बार आपसे कह रहा हूं। इसके बाद ग्राम पंचायत, तो अनुच्छेद 40 आ जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देना दमन, तो दा से क्या आ जाएगा आपका अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में, दा आ रहा है ना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आपको कौन कौन सी दशाओं में दी जाएगी। इसके बाद माँ, तो माँ से आपका अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि आपको न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, तो माँ आ रहा है ना, ऐसे ही आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही आसान लगने लगेंगी। इसके बाद ना, तो अनुच्छेद 43 मतलब कि निर्वाह की मंजूरी दी जाएगी, तो ना आ रहा है ना। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो मैंने आपको अनुच्छेद 36 में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। इसके बाद 37, तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है, आपको जो मैंने ट्रिक बताई ऊपर ये अच्छे से लिख लेनी है। उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है किसके साथ में, इन अनुच्छेदों के साथ में, और जो एक मुख्य वर्ड है उसको आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 37 क्या कहता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, किसे, नीति निर्देशक तत्वों को। अगर कोई सरकार है वह नीति निर्देशक तत्वों को मतलब कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अगर लागू करती है तो वह एक अच्छी सरकार है, और अगर लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कि आपको जो 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं उनके लिए सरकार बाध्य नहीं है, आप उन पर वाद विवाद नहीं कर सकते। यही है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या बाध्य नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या वह वाद योग हैं, तो वाद योग नहीं है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं वह वाद योग हैं। मैंने आपको वीडियो पहले ही डाल दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार में अंतर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही आपको आर्टिकल 1 से लेकर 75 तक जिसमें मैंने आपको 5 वीडियो बनाए हैं उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लेना। ये आपकी स्टडी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब कि जो सरकार है वह जनता का कल्याण करेगी। अब जनता का कल्याण किस प्रकार से करेगी, जैसे कि राशन कार्ड गरीबों के लिए और सामाजिक और राजनीतिक न्याय भी प्रदान करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मान लीजिए जैसे कि आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आप आईपीएस के पद पर सेलेक्ट हुए, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर आईपीएस बनता है तो उनके लिए समान वेतन दिया जाएगा, और साथ ही जो संसाधन हैं उनका भी उचित वितरण किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 का, जिसमें आपको निःशुल्क विधि मतलब कि कानूनी सहायता दी जाएगी। अगर आप केस लड़ते हो तो आपको सरकारी वकील इसी के तहत मिलता है, अनुच्छेद 39 का के तहत, जो कि यह मूल संविधान में नहीं था। इसको संशोधित करके आप जानते हो कि संविधान में अगर कोई भी चीज ऐड करनी है या हटानी है तो उसको संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा या हटाया जाता है। तो जो अनुच्छेद 39 का है इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और शायद आप जानते होंगे कि जो भारत का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, इसको लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान। तो लघु संविधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के लिए कहा जाता है, तो 1976 के लिए कहा जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब ये कौन कौन सी दशाएं हैं, जैसे कि आपको काम, शिक्षा प्राप्त करना, और इसी के साथ में वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांगों को साइकिल,
जो सरकार प्रदान करती है वह किस आर्टिकल के तहत करती है? अनुच्छेद 41 के तहत करती है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 42, जो कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। मतलब जैसे कि आपको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को अगर शारीरिक कठोर श्रम न करना, या इसी के तहत प्रदान किया जाता है। तो प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? 42 के तहत प्रदान की जाती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है अनुच्छेद 43, दमन, दामना, तो ना से आपका निर्वाह है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात आपको उतना वेतन दिया जाए कि आपका परिवार चल सके, जैसे कि कुटीर उद्योग। तो एक आपके 36 से 43 तक आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? 36 से 43 तक आपको ट्रिक याद रखनी है कि परिभाषा न्यायालय की लोक कल्याण के लिए समान निःशुल्क दी जाएगी। कहाँ पर? ग्राम पंचायतों में। किसके लिए? दमन के लिए। इसके बाद अब 43 के बाद में आपको नेक्स्ट ट्रिक याद रखनी है, तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। उद्योग में समान रूप से 6 वर्ष से आरक्षण है। ये आपके अनुच्छेद 43 का से लेकर के 46 तक इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकोगे। सिर्फ आपको मैं बार बार कह रहा हूं, एक शब्द ही कनेक्ट करना है। आपने एक शब्द कनेक्ट कर लिया तो आपका अनुच्छेद तय है, अगर परीक्षा में आएगा तो आपसे बनेगा। तो उद्योग में समान रूप से कितने वर्ष से आरक्षण है? 6 वर्ष से आरक्षण है। उद्योग से आपका अनुच्छेद 39 का आ जाएगा। तो जो अनुच्छेद 39 का है, इसमें क्या दिया गया है कि आपको उद्योग प्रबंधन में जो कामगारों की भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया गया है, तो उद्योग आ रहा है। इसके बाद समान रूप से, तो समान से आपका अनुच्छेद 44 आ जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता है, वह इसके तहत आती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद 6 वर्ष, तो इसका आपका अनुच्छेद 45 आ जाएगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि जो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। इसके बाद आरक्षण, तो अनुच्छेद 46 आ जाएगा। इसमें आपके लिए SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC, ST और OBC के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 46 के तहत की गई है। तो कौन सी ट्रिक याद रखनी है? उद्योग में समान रूप से 6 वर्ष का आरक्षण है। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप ये ट्रिक अच्छे से लिख लेना और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 के का में है। इसके बाद अनुच्छेद 44, जो कि समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता है, अर्थात सभी धर्म के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग रहें। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। वेरी IMP है, बहुत बार पूछा गया है। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको PDF चाहिए, तो ये हमारा WhatsApp नंबर है 62 65 43 90 90। इस पर आप मैसेज कर देना, तो ये PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा बिल्कुल फ्री। इसके बाद अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा देना यह सरकार की जिम्मेदारी है। और यह एक मौलिक या मूल अधिकार भी बना दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 21 के का में ऐड कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया है कि अगर संविधान में कोई चीज़ ऐड करनी है या हटाना है तो उसको संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और इसी के तहत 21 के का में जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 46 जो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं।
तो इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। तो ये आपके 43 का से लेकर के 46 तक उद्योग में 6 वर्ष का आरक्षण है, ठीक है। तो ये आपको ट्रैक है, ट्रैक देख लेते हैं कौन सी है, कि उद्योग में समान रूप से 6 वर्ष से आरक्षण है। तो आपने देखा, ये मेरे को लग रहा है आपको बहुत ही आसान लगेगा, और ये आपको PDF यहाँ से मिल ही जाएगा। SP ठाकुर सर के नाम से नंबर सेव कर सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है जो कि अंतिम ही है, अनुच्छेद 47 से लेकर के आपको 51 तक याद करवा देंगे। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, जो पोषायुक्त कृषि है वह पर्यावरण की स्मारकों की रक्षा का कार्य शांति से करती है। कौन सी कृषि? पोषायुक्त कृषि पर्यावरण की स्मारकों की, किस किस की? पर्यावरण की और स्मारकों की रक्षा कैसे करती है? शांति से करती है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो पोषायुक्त अनुच्छेद 47 आ जाएगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो अभी इसको देख लेंगे विस्तार पूर्वक। 48, तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि तथा पशुपालन का संगठन है। 48 पर्यावरण से अनुच्छेद 48 का आ जाएगा। यह क्या कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सरकार का है। तो ये आपका 48 का आ जाएगा। और स्मारकों की रक्षा तो अनुच्छेद 39 में आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 सॉरी। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व है। देख लेते हैं अभी, ये तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिर्फ बता रहा हूँ अभी। इसके बाद कार्य, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 आ जाएगा। और शांति से अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 आ जाएगा। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो सरकार शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाती है? 47 के तहत। आपने देखा होगा कि किसी किसी राज्य में शराब प्रतिबंधित है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत है? 47 के तहत है। इसके बाद अनुच्छेद 48, सरकार मजबूर नहीं है कि ये 36 से लेकर 51 तक लागू करे ही करे। अगर वह लागू करती है तो वह एक अच्छी सरकार है, अगर नहीं करती है तो आप न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। मतलब यह चर्चा का विषय नहीं है, वाद विवाद नहीं कर सकते। KT शाह ने इसके बारे में कहा भी है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। ये KT शाह का कथन है। पूछा जाता है कभी कभार कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो बैंक है वह अपनी इच्छानुसार करती है। इसके बाद अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। और इसको भी ऐड किया गया है, यह मूल में नहीं था, तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखोगे। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 में है। ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है, बहुत ही आसान है। 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाया सकता है। और इसी के तहत जो UNO संगठन है उसमें अगर भारत को सदस्य बनाया गया था तो इसी के तहत बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको आपने 3 ट्रिकों के माध्यम से 36 से 51 तक मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से याद हुए होंगे। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? गांधीवादी, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से है?
समाजवादी विचारधारा से है या फिर उदारवादी, तो इनको भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जो गांधीवादी समाज की स्थापना का निर्वहन करते हैं वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सुनिश्चित करना, और 46 और 47 ये गांधीवादी विचारों का सम्मिश्रण है। इसके बाद समाजवादी, तो समाजवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। 38 न्यायालय द्वारा आप उनको वाद विवाद करने योग्य नहीं है। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधि सहायता। 41 कुछ दशाओं में आपको सहायता दी जाएगी, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह। 42 मनुष्य दशाओं में, मतलब कि जो प्रसूति सहायता। और 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। ये समाजवादी समाज की स्थापना का बल देते हैं। और इसके बाद उदारवादी, उदारवादी में कौन कौन से आते हैं जो बाकी के बचे। समान नागरिक संहिता 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का 49, 50 और 51, ऐसा भी अनुच्छेद उदारवादी के अंतर्गत, समाजवादी के अंतर्गत ये आते हैं और गांधीवादी के अंतर्गत ये आते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय संविधान का भाग 4, जिसको बहुत ही विस्तार पूर्वक तथा ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।